तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं शंकर कुमार एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने स्मिथ टेक्स की फाउंडेशन चैनल पे। और यहाँ पे अपने इस सेशन के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज। और पता है आपको कि आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें क्लास 10th सिविक्स की, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स कौन-कौन से हैं भाई? सबसे पहले अगर बात करते हो यहाँ पे, तो आपके पास सबसे पहला चैप्टर है, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग। दूसरा चैप्टर क्या हो जाता है भाई आपका? वो है आपका दूसरा चैप्टर हो जाता है आपका कौन सा? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म। और तीसरा चैप्टर क्या है भाई आपका? तीसरा है आपका आई थिंक क्या बोलते हो आप? फेडरलिज्म के बाद आपका तीसरा चैप्टर हो जाता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर। तीसरा है आपका कौन सा भाई? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। चौथा चैप्टर आपका क्या है भाई? चौथे चैप्टर का आपने अगर देखा डिस्कशन, तो वो है आपका वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज। और पांचवा चैप्टर हो जाता है आपका वहां पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, राइट? अब इन्हीं का हम क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। किसके जरिए? एमसीक्यूज के जरिए। तो बिना किसी डिले के चलिए हम लेके चलते हैं आपको अपने इस चैप्टर के जर्नी के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा, हम बात कर रहे हैं अपने ये पूरे चैप्टर्स का, मतलब जो भी आपके पास चैप्टर्स है उसका थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका आप यहाँ पे डिस्कशन देख रहे हो। तो दिस इज अ टेल ऑफ टू डेमोक्रेसीज। आपने बात की थी बेल्जियम की, आपने बात की थी श्रीलंका की। तो पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में आपने देखा था केस स्टडी ही तो है, तो उसका यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हो। एक में यूनिटी एंड पीस प्रमोट की जा रही है, एकोमोडेशन की बात करते हो। दूसरे में आप बात करते हो मेजोरिटेरियन पॉलिसी की बात की जाती है। उसके जरिए लोगों के दिमाग में एलिनेशन का भाव लाया जाता है। सिविल वार वहां पे फाइनली उसके आउटकम्स के तौर पे देखेंगे। फाइनली वहां पे लास्ट में आप देखते हो कि हम कंक्लूड करते हैं उस चैप्टर को पावर शेयरिंग के 4 पिलर्स को कंक्लूड करने के साथ। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल ग्रुप, शेयरिंग एमंग सोशल ग्रुप्स, ये 4 अपने पिलर्स देखें। फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करें तो वो हो जाता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के की कॉन्सेप्ट्स आपने बात की थी, 3 स्टार सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हो आप इंडिया के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हो आप, जहां पे हमने देखा लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया गया है यूनियन, स्टेट और लाइक कॉन्करेंट लिस्ट के फॉर्म में। फर्दर रेसिडुअरी सब्जेक्ट लिस्ट भी है। फिर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस की आपने बात की थी, लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी और लैंग्वेज पॉलिसी की हमने बात की थी। डिसेंट्रलाइजेशन इंपावर्स द ग्रास रूट्स, इस तरीके से आपने देखा है हमारे पूरे पॉइंट का डिस्कशन। फिर इससे आगे बढ़ते तो आप बात करोगे यहाँ पे मैनेजिंग सोशल डिविजन थ्रू पॉलिटिक्स, वहां पे आप देखोगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की हम बात कर रहे हैं। और लास्ट में आपका आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी का डिस्कशन। इसके जरिए आप देखेंगे हम पांचों चैप्टर्स जो हैं उसके डिस्कशन को कंक्लूड करने वाला है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गौर कीजिएगा यहाँ पे, वो है हमारा क्या है भाई? पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इन द बेल्जियम पावर शेयरिंग मॉडल व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन what was the primary reason for the French speaking community to accept equal representation in Brussels where they were the majority? क्या हुआ ऐसा? क्या रीजन ऐसा आप देंगे जिसके जरिए आप इसके आंसर को ढूंढ पाएंगे? देखिएगा, आंसर को ऑब्जर्व कीजिएगा। So in the Belgian power sharing model, what was the primary reason for the French speaking community to accept equal representation in Brussels where they were in majority? आपको पता है ब्रूसेल्स जो कि कैपिटल थी बेल्जियम की, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की थी, बट फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्यों होता है ऐसा? प्रेशर फ्रॉम द न्यूली फॉर्मिंग यूरोपियन यूनियन मैंडेटेड। यूरोपियन यूनियन का क्या वहां पे कोई जिक्र होता है? नहीं। डिक्लाइन कीजिए इसको। इससे आप एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जिसके जरिए आप ऑप्शंस को क्या कर रहे हो? हटा रहे हो, इलिमिनेट कर रहे हो, उसको आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो अपने डिस्कशन के दौरान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूलिंग डिक्लेयर्ड दैट ऑल कैपिटल सिटीज मस्ट हैव इक्वल लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन।
ये एक रीजन हो सकता है, इसकी हम बात करेंगे। द जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी mediated this specific agreement as a neutral third party। नहीं, इनका कोई रोल नहीं था वहां पे। The Dutch speaking community being a majority in the country had accepted equal representation in the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे लाइक बेल्जियम के लिए जो थी, वहां पे डच कम्युनिटी ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। जब डच कम्युनिटी मेजोरिटी में होने के बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं फ्रांस को, तो ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल, वहां पे फ्रेंच लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया, और इसलिए मुझे लगता है कि ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो डी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हियर। तो डी हो गया आपका क्या करेक्ट आंसर। फिर यहां से आगे बढ़ते हो आप, तो क्या देखेंगे आप कि अगला जो क्वेश्चन है वो है, which of the following majoritarian policies implemented in Sri Lanka after 1948? After 1948 most directly led to a feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। वो पॉलिसी क्या थी भाई? द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। आपने देखा था कि 1956 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, और उसके जरिए जो तमिल थी उनको डिसरिगार्ड किया जाता है, उनके एग्जिस्टेंस को नकारा जाता है। प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो की जाती है, जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंसेस दी जाएगी। लाइक जो क्या बोल सकते हो, लोकल मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है उनको, और वो है कौन भाई? आपने बात की थी वहां पे सिन्हाला की। और साथ साथ धर्म के आधार पे देखोगे तो जो बुद्धिज्म है उसको नेशनल रिलीजन बना दिया गया है, और साथ साथ सिन्हाला को बना दिया है नेशनल लैंग्वेज। तमिल को अंडर एस्टिमेट किया गया। तो ये जो सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, स्पेशली अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो रूट कॉज होगा वो होगा जहां पे आपने लोगों से उनकी राइट छीन ली है जॉब लेने की। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर्ड बुद्धिज्म नहीं। द 1956 एक्ट recognized Sinhala as the sole official language disregarding Tamil। Yes, the establishment of preferential policies favoring Sinhala applicants for university and government positions, and the formation of political parties that exclusively represented the interest of the Buddhist Sinhala leaders। तो इनमें से सबसे बड़ा जो फॉलोइंग मेजोरिटेरियन पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड इन श्रीलंका आफ्टर मोस्ट डायरेक्टली, सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा? तो मुझे लग रहा है कि सी इसका। सब सही है, सब हमारे पास प्रेफरेंशियल पॉलिसी है, बट सबसे ज्यादा था हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड जहां पे जॉब। हाँ ये देखिए, द 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल, एंड अलोंग विद दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कल्चरल आइडेंटिटी भी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी वहां पे किसको? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, वो कंट्राडिक्टरी नहीं है, मतलब सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है, बात है कि ये भी सही है, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप देख लो तो हमारे पास दिया गया है क्या? हमारे पास स्पेसिफिकली देखेंगे आप कि ये डेट जो मेंशन किया गया ना, ये हमारे लिए काफी क्रूशियल हो जाता है। 1956 एक्ट, इसी के तहत प्रेफरेंशियल पॉलिसीज भी लाई जाती है, तो इसलिए ये देखेंगे ये सबसे जेन्युइन आंसर यहाँ पे माना जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब आपके पास? अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पे छोटी छोटी चीजें क्या करेंगे आपसे, आपके मार्क्स छीन सकते हैं, तो ये चीज आपको क्या करना, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे हिट इन ट्रायल, अगर आपका सही है भाई तो सही है, नहीं है नहीं, वहां पे अगर हिट कर रहे हो करेक्ट आंसर तो फिर गलत है। 50-50% का ही आपका चांस है। यहाँ पे तो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ना कि कुछ भी लिख के आओगे कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, राइट? कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे अच्छे से यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड जो भी होते, थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया, आपका ऑप्शन गलत। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग फ्रॉम अ मोरल रीजन? यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पावर शेयरिंग क्यों एक प्रूडेंशियल रीजन माना जाता है? प्रूडेंशियल रीजन यहां से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप इसे देखते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर योर एमसीक्यू बट फॉर सब्जेक्टिव पार्ट 2। जो वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे भी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए पूछा गया, डिस्टिंग्विशेस, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग फ्रॉम अ मोरल रीजन? So prudential regions emphasize better outcomes like social stability, while moral regions emphasize the intrinsic value of power sharing in democracy।
Prudential regions are based on the inherent value of democracy, while moral regions focus on preventing violence. Prudential regions involve careful calculations of economic gains, while moral regions are concerned with political rights. नहीं, prudential regions apply only to ethnically diverse societies, whereas moral regions नहीं. ये तो गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया. वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी वाइल मोरल रीजन्स प्रिवेंटिंग वायलेंस नहीं, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर, राइट. तो ये आप देखो डिफरेंशिएट भी कर रहे हो कि जहां पे प्रूडेंशियल रीजन एम्फेसिस डाल रहा है बेटर आउटकम्स लाइक सोशल स्टेबिलिटी, वाइल मोरल रीजन्स एम्फेसाइज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी. ध्यान रखेंगे ये हमारे पास स्टेटमेंट एग्जैक्टली हूबहू एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया, तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना. और यहाँ से क्वेश्चन है, ये तो आपने एक पॉइंट देखा, पूरा वहां पे 2-4 पॉइंट्स दिया गया जिसके बेसिस पे आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो ये देखा आपने इसका करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम is a unique form of power sharing because its authority is based on which of the following criteria. आप बात करते हो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि कहां पे प्रैक्टिस की जा रही है, बेल्जियम के अंदर, उसका एक काफी यूनिक फीचर है, तो वो किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है. तो ज्योग्राफिकल रीजन्स विथ ईच रीजन हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट, representation from different political parties forming a coalition, the capital city of Brussels which has its own separate governing body, correct. Language communities Dutch, French and German are speaking regardless of where people live. Language communities होगी regardless of where people live, ठीक है ना. तो यहाँ पे सबसे सुटेबल जो आंसर मुझे लग रहा है कि कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स में क्या होगा, इनका अपना एक सेपरेट गवर्निंग बॉडी होगा, राइट. तो ज्योग्राफिकल रीजन्स विथ ईच रीजन हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट नहीं. ये था क्या तुम्हारे पास कैपिटल सिटी वाली बात हो रही है, नहीं, तो सही क्या है भाई आपका डी. लैंग्वेज कम्युनिटीज, हाँ, सभी जो भी लैंग्वेजेज है सबका अपना क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसलिए आपने देखा था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, राइट. तो अपने अपने लैंग्वेज बेस्ड क्या होंगे, आप रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और वो उस लाइक रिलीजन के लिए, उस रीजन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे डिसीजन लेने के लिए, उस लैंग्वेज के लिए, उस कम्युनिटी के लिए डिसीजन लेने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए थोड़ा सा गलती आपने वहां पे मार्क्स लूज कर दिया. तो लैंग्वेज कम्युनिटीज की बात करते हो, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट की, जहां पे आप देख रहे हो डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव, मैटर नहीं करता है. गवर्नमेंट तैयार की जाएगी, लाइक एक कम्युनिटी तैयार, कम्युनिटी लैंग्वेज बेस्ड जो कम्युनिटी है उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व रहेगा अपने पैरेलल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में. तो ये था यहाँ पे लैंग्वेज कम्युनिटी, ये डिसीजन लेने के लिए अपने रिलीजन वाले लोगों के डिसीजन के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है. सो व्हाट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर प्राइमरली इंश्योर इन डेमोक्रेसी. हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हो तो आप डेमोक्रेसी के अंदर देखते हैं क्या इंश्योर करता हो, तो दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ व्हाट, द पॉलिटिकल पावर इज शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कोलिशन नहीं. The minority communities receive a fair share of power in the government नहीं. The power is shared between central, state and local government, ये तो vertical हो गया भाई, ऊपर से नीचे जा रहे हो. तो दो that no single organ of government such as the executive, legislature और judiciary can exercise unlimited power. तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के को काउंटर करते हैं, वहां पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम को प्रमोट करते हैं, तो ये होगा उसका आंसर. और ये आपने देखा, हमने देखा डी करेक्ट आंसर है उसका, ठीक है. चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पावर शेयरिंग व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या है भाई. यहां पे अगर बात करते हो तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या है भाई, फ्रंट है. तो गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन नेशनल एंड रीजनल लेवल्स, ओके. तो गवर्नमेंट फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू गेन अ मेजॉरिटी एंड शेयर पावर. यस, करेक्ट. तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, कोलिशन गवर्नमेंट. So government elected by a specific linguistic or religious community to manage its cultural affairs नहीं. A government where legislative, executive and judicial powers are separated. तो वो आपने देखा था, वो तो हम डेमोक्रेसी के अंदर बात करते हैं, 3 पिलर्स के अंदर आता है वो, 3 ऑर्गन्स के अंदर उसका जिक्र देखेंगे. बट यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए पावर शेयरिंग के अंदर जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है. तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, एक साथ आके क्या करते हैं, मेजोरिटी अलायंस बनाते हैं और मेजोरिटी में आके क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं. तो ये हो गया इसका आंसर. फिर यहाँ से आगे बढ़ते हो भाई साहब, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसका, हाउ डिड द एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रुसेल्स क्रिएट अ स्पेशल प्रॉब्लम फॉर बेल्जियम. स्पेशल प्रॉब्लम बेल्जियम के लिए खड़ा हो रहा है एथनिक कंपोजिशन के हिसाब से, कैसे बताइए, राइट.
तो द जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन वाज अ मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स बट अ मेजोरिटी इन द कंट्री, नहीं जर्मन का तो कोई बात ही नहीं था। डच और फ्रेंच के बीच में लड़ाई थी। द डच स्पीकिंग पीपल वेर इन मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल सिटी, ये करेक्ट है। बोथ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज वेर इक्वली बैलेंस्ड, नहीं। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वेर अ मेजोरिटी बोथ द कंट्री एंड द कैपिटल, नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, आपने पढ़ रखा है इसके बाद, राइट। चलिए अब इसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। द सिविल वॉर इन श्रीलंका वाज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस of which underlying political approach? The civil war in Sri Lanka was a direct consequence of which underlying political approach? किस political approach को अपनाने कि वहां पे सिविल वॉर लाया गया था एक तरीके से? तो मेजोरिटेरियनिज्म where the Sinhala majority imposed its will and disregarded the minority's needs, करेक्ट। फ्रीडम नहीं, ये तो गलत हो गया। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन तो सही भाई, फ्रीडम सही है, तो यहाँ पे वो हो नहीं रहा था। सेक्युलरिज्म भी पॉजिटिव सेंस में आएगा तो ये भी नहीं होगा तुम्हारे पास, ये करेक्ट होगा जिसे बोलोगे आप क्या, मेजोरिटेरियनिज्म। ये था जिसने क्या किया था, एलिनेशन का भाव पैदा किया था किसके दिमाग में भाई, हमारे जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं उनके दिमाग में। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम आप, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से आपका क्या मतलब होता है? दिस इज पावर गेटिंग शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट among different levels of government, right? Power is shared among different social and linguistic groups, नहीं। Power is shared among different political parties and pressure groups, नहीं। Power is shared among government at different levels such as नेशनल, प्रोविंशियल एंड लोकल। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। दिस इज द करेक्ट वन, ऑब्वियसली बिना किसी डाउट के। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बिटवीन 1970s एंड 1993 बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स प्राइमरली टू अचीव व्हाट गोल? किस गोल को अचीव करने के लिए आप देखेंगे हमारे बेल्जियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया था 1970 से 1993 के बीच में। क्या रीजन था? To create an arrangement that would allow everyone to live together peacefully within the same country, and this is called as what? Accommodation. Accommodation, जहां पे जहां पे हम एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे सभी लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर लाइक पर्सनल बिलीव्स, फेथ, लैंग्वेजेस, डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी, सबको हम क्या करेंगे, प्रॉपर एकोमोडेशन देंगे। तो ये गलत हो गया। टू एस्टैब्लिश यूनिटी, ये भी गलत हो गया। द कंट्री फॉर ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन, ये भी गलत हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो है which statement accurately reflects the difference in political outcomes between Belgium and Sri Lanka, right? So which statement accurately reflects the difference in political outcomes between Belgium and Sri Lanka? तो बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में पॉलिटिकल आउटकम्स को आप किस हिसाब से यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंशिएट किए जाते हुए? तो बेल्जियम रिफ्यूजल टू शेयर पावर लेड टू सिविल वार, नहीं, वो तो श्रीलंका के अंदर हो रहा था भाई। बेल्जियम रिस्पेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इंश्योरिंग यूनिटी एकोमोडेशन while Sri Lankan majoritarianism undermined its unity, correct. Both countries created a federal system, नहीं। both countries adopted majoritarianism, नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, जहां पे श्रीलंका के अंदर आप मेजोरिटेरियनिज्म वाले कंसेप्ट को फॉलो करके सोसाइटी को सिविल वार की तरफ धकेल रहे हो, वहीं पे आपने देखा है कि हमने एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है सभी लोगों को जो कि हमारे पास बेल्जियम में आते थे डिफरेंट बैकग्राउंड से, राइट। तो ये था हमारे पास मेन इंटेंशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज एन अरेंजमेंट एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? किस पावर शेयरिंग से ये रिलेटेड है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम की हम बात करेंगे तो वहां पे आप किसकी बात करोगे? चेक एंड बैलेंस सिस्टम की जब भी आप बात करोगे तो वो होगा हमारे पास वर्टिकल डिवीजन पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, horizontal distribution of power among the legislature, executive and judiciary, power sharing among different social and religious. So I think C would be the correct answer. जहां पे बात करते हो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्या होगा, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर होगा, और उसका आप देख रहे हो यहाँ पे जिक्र होते हुए, तो इसलिए आपने यहाँ पे देखा है सी को करेक्ट आंसर होते हुए, राइट, यस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, वो है जस्ट मिनट, अगला क्वेश्चन है आपका, गौर करेंगे यहाँ पे। So what was the status of the minority French
speaking community in Belgium. What was the status of the minority French-speaking community in Belgium compared to the Dutch-speaking majority during the 1950s and 1960s? तो minority French-speaking community जो बेल्जियम में थे इन कंपेयर टू डच स्पीकिंग मेजोरिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1916, क्या उनका स्टेटस था? अब बात करते हो फ्रेंच लोगों की, तो वो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में थे, और लाइक ओवरऑल की बात करते हो, ओवरऑल से लाइक अगर देश की बात करते हो वहां पे, तो आप देखेंगे वहां पे वो माइनॉरिटी में थे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात अगर देखते हो तो आपको वहां पे पता चलेगा कि हमारा जो स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, डेवलपमेंट का लेवल की बात करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे हमारे जो लाइक क्या बोल सकते हो आप, जो फ्रेंच लोग थे वो डेवलप्ड थे, दे वर हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड, और ज्यादातर जो भी ऑफिशियल पोस्ट थे, जो भी पॉलिटिशियंस थे, वो फ्रेंच सोसाइटी से आ रहे थे। और थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज डच कम्युनिटी माने जाएंगे, क्योंकि उनका डेवलपमेंट जो था स्लो था और लेट से आया था। तो यस, और इसलिए वो पुअर होंगे। तो they were poorer and less powerful, which led them to demand constitutional changes. They had equal wealth and power नहीं, they were a numerically minority, were relatively more rich and powerful. Yes, they were a small impoverished minority with no political। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जो हमारे पास माइनॉरिटी फ्रेंच थे विथ रिस्पेक्ट टू डच स्पीकिंग पीपल, दे वेयर न्यूमेरिकली माइनॉरिटी बट वेयर रिलेटिवली मोर रिच एंड पावरफुल। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, सी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन ले रहे हो आप वो है, बाय द 1980s व्हाट वाज द अल्टीमेट पॉलिटिकल डिमांड ऑफ सेवरल तमिल ऑर्गेनाइजेशंस इन श्रीलंका। 1980s के आसपास आप देखेंगे जो सेवरल जो तमिल ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे श्रीलंका के अंदर, उनका क्या डिमांड रहेगा? तो वो डिमांड रहेगा एक सेपरेट नेशन का, तमिल का। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, जिसे बोलते हो तमिल, द एडॉप्शन ऑफ बेल्जियन स्टाइल नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर तमिल एंड सिन्हाला मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, द रिकॉग्निशन ऑफ हिंदुइज्म एज अ स्टेट रिलीजन नहीं, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। तमिल लाइक सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की वो डिमांड कर रहे थे, तो ये आपने देखा करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हो आप, तो अगला क्वेश्चन है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दैट गिव रिप्रेजेंटेशन टू सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन in legislatures such as reserved constituencies in India are an example of what type of power sharing? Vertical division of power, power sharing among political parties and pressure groups, power sharing among different social groups, horizontal। आपने देखा कि ये सोशल ग्रुप्स के बीच में क्या किया जा रहा है, पावर शेयरिंग किया जा रहा है। तो वीकर सेक्शन आ रहे हैं, मान लो कि कास्ट बेसिस पे देखोगे, मनी के बेसिस पे जो देख रहे हो, जो वीकर सेक्शन है उनको आपने सोसाइटी अपने लाइक लेजिस्लेचर्स के अंदर देखा है। फिर महिलाओं की बात कर लो तो आपने उनके लिए सीट रिजर्व की है, कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सीट्स रिजर्व की है। तो ऐसे केसेस में वो किस बेसिस पे हमारा पावर शेयरिंग कहलाएगा? दैट इज पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, राइट। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हो, अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ यूनिटरी एंड अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरलिज्म का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंसेस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट के अथॉरिटी को देखते हुए फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में आप क्या डिफरेंशिएशन लेके आएंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, a federal system always has more levels of government than a unitary system. In a unitary system, regional government do not exist, whereas in a federal system they do. In a federal system, regional governments are granted constitutional powers independent of the central government, whereas in unitary system they are subordinate and their powers can be withdrawn. In unitary system, the central government is answerable टू द रीजनल गवर्नमेंट। नहीं, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर जो लग रहा मुझे सी लग रहा है। जहाँ पे हमने देखा कि फेडरल सिस्टम के अंदर रीजनल गवर्नमेंट आर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर देखेंगे जो हमारे पास हमारे रीजनल गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट हो जाएंगे किसके? हमारे sovereignty and their powers can be withdrawn by central government। तो ये हमारे पास सी हो गया सबसे जेन्युइन आंसर। जहां पे आप बात करो डिफरेंशिएशन बिटवीन लाइक यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, तो ध्यान रखेंगे हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर क्लासिफाइड एज
होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर आपने देखा था कि फेडरलिज्म के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं फेडरल नेशंस को दो कैटेगरीज में। दो कैटेगरीज मतलब वहां पे बात करते हो किसकी, वहां पे बात करते हो एक होल्डिंग टुगेदर, दूसरा होता है कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आके एक बड़े नेशन का फॉर्मेशन करते हैं, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। होल्डिंग टुगेदर में फॉर द सेक ऑफ गुड गवर्नेंस हम क्या करते हैं, अपनी टेरिटरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं, सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देते हैं, रीजनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वहां पे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस संभव हो पाए। तो इन दीज फेडरेशंस ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव बीन ग्रांटेड इक्वल पावर्स विस द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, a large country decided to divide its power between the national government and constituent states to accommodate diversity. Correct, ये आंसर मुझे सही लग रहा। The central government in these countries is weaker than the state government, नहीं, they were formed by independent states coming together। तो ये तो कमिंग टुगेदर को, ये तो डेफिनेशन ही नाम ही आपने यहाँ पे देखा है कमिंग टुगेदर। यहाँ पे पूछा जा रहा है होल्डिंग टुगेदर, तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। तो बच गया आपके पास, हमारे पास तीन ऑप्शंस, तो उनमें से सबसे बेस्ट की बात करोगे तो सी भी नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वीक तो नहीं, वीकर देन स्टेट गवर्नमेंट नॉट पॉसिबल, राइट। अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड, तो मुझे बी लग रहा है करेक्ट। जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हो तो एक बड़ा सा टेरिटरी क्या किया गया, डिवाइड किया गया छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक स्टेट्स के फॉर्म में टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करने के लिए। तो ये हमने सबसे जेन्युइन आंसर लग रहा है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हो आप, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, in India's federal structure, what happens if a law made by a state government on a concurrent list subject conflicts with a law made by the union government? क्या होगा अगर एक लॉ जो कि बनाया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, इन इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर, ध्यान रखेंगे आपने देखा कि हम हमारे जो लाइक लेजिस्लेटिव पावर्स उसको हम डिवाइड कर दिए हैं तीन कैटेगरी में, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेस्ट कॉन्करेंट। एक और हमारे पास रेसिडुअरी है, उसको भी आप समझ के चलिए कि वो हमने पावर दिया है किसके, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट की बात करते हो तो तीनों का अपना अपना क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। यूनियन सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर लॉ बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास हक है, दोनों लॉज बनाएंगे। बट जब सेम टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना देती है तो प्रीवियस लॉ जो कि स्टेट के द्वारा बनाया गया था वो क्या हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा। उसके ऊपर नया जो लॉ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया वो उसको प्रिवेल करेगा, राइट। यस, द मैटर इज रेफर टू द प्रेसिडेंट हु मेक्स द फाइनल डिसीजन, नहीं, बोथ लॉज आर नलिफाइड एंड अ न्यू लॉ मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट, नहीं, द स्टेट लॉ ऑटोमेटिकली प्रिवेल्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी, राइट, डी करेक्ट आंसर होता है, जहां पे हमने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉज। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। फिर आगे बढ़ते हो तो अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पे बात करोगे, अरे इसका आंसर यहीं पे पता चल गया, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। तो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो पर्पस है वो है सभी लोगों के, स्पेशली 1992 की बात करते हैं तो हमारे पास एक लोकल बॉडीज का फॉर्मेशन करना, जिसके जरिए हम गांव में, जैसे बात करेंगे ग्राम पंचायत की, और जिसे बोलोगे ग्राम सॉरी जिसे बोलोगे पंचायती राज सिस्टम की, और विद द हेल्प ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट दे विल बी ब्रॉट अप। और उसके बाद आप देखोगे रूरल एरियाज में, सॉरी अर्बन एरियाज में हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जिसके जरिए क्या करोगे, लोकल एरियाज को आप गवर्न करने की कोशिश करोगे। तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टायर, कमिंग ऑफ थर्ड टायर, जहां पे आप बोलोगे पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे, जिसके जरिए लोकल सोसाइटी को क्या किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा। तो 1992 में आता है लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज की बात करते हो, राइट। चलिए, तो हाउ डिड द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिशन गवर्नमेंट्स आफ्टर 1990s अफेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। 1990s के बाद जो रीजनल पार्टीज का जो प्रादुर्भाव होता है उसके जरिए इंडिया में आप किस तरह के चेंजेस देखेंगे आते हुए। तो इट हैड नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट एट द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग रिमेन्ड अनचेंज्ड, नहीं। इट रिजल्टेड इन द एबोलिशन ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं, ये तो गलत है भाई। इट लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट। इट वीकेंड, तो हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर लगता है। रीजनल पार्टीज के आने के बाद क्या होगा, स्टेट का थोड़ा सा महत्व बढ़ता है। जब पहले थी कि एक ही पार्टी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में रहती थी, तो वहां पे उनके पास क्या था, एक लाइक वाइड मतलब एक क्या बोल सकते हो, ऐसा पावर आ जाता था जहां पे वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे, कुछ भी डिसीजन ले लेते थे। पर जब स्टेट्स के अंदर रीजनल पार्टीज का प्रादुर्भाव हुआ, उनका डोमिनेंस बढ़ा, तो अब
सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थोड़ी सी अब खतरे में लगने लगी, इसलिए अब उनके साथ वो तालमेल बिठा के रहना चाह रहे थे और इसीलिए देखेंगे यहाँ पे ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो इट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर जहां पे आप देखेंगे पावर शेयरिंग एंड ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, प्रॉपर ऑटोनॉमी मिल रहा है। ठीक है, ये आपने देखा। अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, which of the following is a key feature of federalism that ensures the financial autonomy of each level of government। आपने देखा कि दोनों अपने अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बजट ला सकते हैं, अपने एक्सपेंडिचर और इनकम को जस्टिफाई कर सकते हैं। So source of revenue for each level of government are clearly specified in the constitution, correct? The central government allocates fund to state government based on their annual request, नहीं। The highest co tax and empire, नहीं। All taxes are collected by the central authority and then distributed equally among the states, नहीं। तो ये आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि क्या होगा सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑल स्टेट्स। जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होगा हर एक लेवल ऑफ, और स्टेट्स की बात नहीं करें, जो भी हमारे पास मेजर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल की बात कर लो, चाहे स्टेट की बात कर लो, चाहे लोकल बॉडीज का हो जाए, उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा उसके बारे में देखें, काफी अच्छे तरीके से जानकारी हमें मिलता है कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसके ऊपर हम रिलाय करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारे पास छोटे से अपने सेशन के अंदर पहले प्राइमरी पहला जो चैप्टर था आपका पावर शेयरिंग, उसका हमने डिस्कशन किया। अभी फिलहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं पावर शेयरिंग के बाद फेडरलिज्म वाले चैप्टर का। इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, वो हम अपने आने वाले अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। किन्हीं को कोई दिक्कत, डाउट, समस्या आई तो बिल्कुल बेझिझक आप हमें बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, सी यू सून, हैप्पी न्यू ईयर।